नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आप सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए आज रेलवे के सामान्य अध्ययन सार संग्रह के जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी शिफ्ट में, जो भी जोन में एग्जाम हो रहे हैं और उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो चीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो ये क्लास जो है आप सभी मित्र साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। चाहे आप रेलवे की तैयारी में जो भी मतलब अपना जोर जान लगा दिए हैं। जैसे बात करेंगे जो रेलवे में बहुत सारे कुछ जो है वैकेंसी है, जैसे बात करेंगे एनटीपीसी का हो गया, रेलवे ग्रुप डी का हो गया भाई, ठीक है, एएलपी का हुआ, जेई का हो गया, आरपीएफ का हो गया, आरपीएसएफ का हो गया, पारा मेडिकल हो गया, लेवल 1 पोस्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे जो पोस्ट है, अदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हो गया, वो सारे जो एग्जाम है ना, उन सारे एग्जाम के लिए आज जो सामान्य अध्ययन सार संग्रह है भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी सारे साथियों को उनके पास शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों को भी पढ़ने में आज बहुत मजा आएगा, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं सामान्य अध्ययन सार संग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, पहला जो होगा आरआरबी कोलकाता से रिलेटेड जो परीक्षा 1992 में हुआ है ना, उसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे, जो भी चैप्टर से प्रश्न पूछे गए उस समय 1992 में जो परीक्षा हुआ था, उसके अंतर्गत हम लोग सवाल देखेंगे। तो पहले बात करेंगे, ये तो पता चल गया आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1992 के अंतर्गत जो प्रश्न बने हैं देखें। तो यहां पे बना है, पहला प्रश्न बना है प्राचीन भारत का इतिहास। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड प्रश्न बना है। क्या प्रश्न बना है उसको देखिए। यहाँ पे जो प्रश्न बना था उस समय बाणभट्ट जो थे ये हर्ष का राज कवि थे, ठीक है। बाणभट्ट जो थे ये हर्ष के राज कवि थे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यौन यानी बात करेंगे इंडो ग्रीक राजाओं के द्वारा चलाई गई थी। तो ये जो प्रश्न है उस समय पूछा गया था प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, जो भी साथी इस बार एनटीपीसी का फॉर्म भरे भाई, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स अभी जैसे यहाँ पे 1992 से लेकर भाई 2021 तक एग्जाम हुआ है ना, वो चीज हम आप लोगों को एक चैप्टर वाइज इसी तरह का जो है कराने वाले हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न होंगे बहुत इंपॉर्टेंस होंगे, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से बात करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था कि बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, जो बदरुद्दीन तैयबजी है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे टिप का, ये देखते हैं संसेक जो टिप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा सा अलग हटकर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो परीक्षा हुआ है उसके अंतर्गत यहाँ पे टिप बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 में बंबई में हुआ था। कहां पे हुआ था भाई? 1885 में बंबई में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये चीज सारे जो टिप है ना, ये चीज हम आप लोग को बताएंगे सारे, जब जब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस लगे वो चीज हम आप लोग को बताने का प्रयास किए भाई, ठीक है। आगे देखिए यहां पे जो अगला पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी, रुकिए थोड़ा सा हम यहां पे चेंज कर लेते हैं कलर को। यहां पे जो लॉर्ड डलहौजी है ना, इनके द्वारा राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया गया था। मतलब भाई राज्य अपहरण की जो नीति का लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसको जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय यानी बात करेंगे धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। तो ये भी प्रश्न बहुत बार इस बार भी पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में भी प्रश्न आ रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय यानी धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादन किए भाई। आगे बात करेंगे गांधी इरविन समझौता, ये जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, यह तो पता चल गया। अब देखिए यहां पे जो प्रश्न आया था ना, भौतिकी भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था भाइयों। भौतिकी भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? देखिए थोड़ा सा ध्यान से जरा देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह घास स्थल को पंपास के नाम से जानते थे। ये उस समय के प्रश्न पूछा गया। और भी बहुत सारे प्रश्न जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आप लोग को पढ़ने के यही चीज मिलेगा, कोई अलग से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई, तो लग रहा है आप लोग का 70 से 80% जो जीके जीएस का प्रश्न हो जाएगा ना भाई, बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद बात करेंगे जावा और सुमित्रा का। जावा और सुमित्रा के मध्य जो है सुंडा जल डमरू मध्य है, ठीक है। जावा और सुमित्रा के मध्य सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। फ्रेंड्स इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। ये तो भौतिकी भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। आगे जो है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया था क्या कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, जो इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है ना कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अधिकतम जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा ना, तो बहुत कुछ आप लोग को एथेटिक्स जानकारी मिलेगा और याद भी होते चला जाएगा। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह भी प्रश्न होता है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, तब पूछा जाता है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं भाई। तो फ्रेंड्स याद रख रहिएगा, तभी तो आप टिक करिएगा ना, नहीं याद रहेगा तो कहां से टिक करिएगा। तो प्रधानमंत्री को सही करिएगा। चलिए हम लोग आप आगे देखते हैं। यहाँ पे जो सेंसेक्स टिप है यहाँ पे बात करेंगे। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। फ्रेंड्स ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का जो नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ओके, इसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है फ्रेंड्स, तो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स आप लोग देखें, ये ऐसा प्रश्न पूछा गया था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब आगे देखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, जीव विज्ञान के जो संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता था। ये मतलब ऑप्शन वाइज दिया गया था ना, वहां पे तो मैंने यहाँ पे वो जो एग्जाम में पूछा गया था तो ऑप्शन से रिलेटेड था, जहां पे इस तरह से प्रश्न को हम लोग बना है, ठीक है। वट वृक्ष पादपों के आवृत बीजी वर्ग में रखा जाता है। जो वट वृक्ष पादप होते हैं उनको आवृत बीजी वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला कहा जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रेलवे के लिए भाई, इस तरह के प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा कि ऐसे पेड़ों से भरा जो वन होता है ना, जिसे हम पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी वन की ज्वाला कहा जाता है। क्या बोला जाता है, यानी वन की ज्वाला कहा जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है। यहाँ पे देखिए, ये भी तो बायोलॉजी से ही रिलेटेड है। इस तरह से प्रश्न जो है 1992 में जो बात किया जा रहा है कोलकाता का, उसमें जो बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया था। तो शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। यानी बात कर रहे हैं यहाँ पे शैवाल और कवक की बात किया जा रहा है, ठीक है। शैवाल और कवक की बात किया जा रहा है फ्रेंड्स की ऐसे जो जीव होते हैं जो लाइकेन को दो जीवधारी होते हैं जिनका सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। किसको फ्रेंड्स है, तो शैवाल और कवक को, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे शैवाल से अगार प्राप्त होता है। फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, शैवाल से आगार प्राप्त होता है और इसका उपयोग कहां पे होता है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम से बेकरी में किया जाता है। फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, इसका जो आमतौर पर जो उपयोग होता है संश्लेषित वृद्धि माध्यम से बेकरी में किया जाता है। तो बेकरी में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, तो वो याद हो जाएगा, तभी तो टिक करिएगा ना फ्रेंड्स, तो शैवाल को सही करिएगा। यहाँ पे बात करेंगे जो लौंग जो होता है ना, ये पुष्पकली से प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। जो लौंग होता है ये किससे प्राप्त होता है, तो लौंग जो होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है। इसके आगे बात करेंगे अनशन। अनशन के मतलब होता है उपवास, ठीक है। इसकी लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पच्छा शर्करा या मधुजन बनने की विधि को ग्लूकोनवजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे ग्लूकोन वजनन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस है। जो अनशन होता है, जो उपवास होता है, जैसे हम लोग कोई भी फेस्टिवल आता है, त्योहार आता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, अनशन करते हैं। चाहे इस तरह भी बहुत सारे लोग जो है डेली अनशन कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो उसमें यहाँ पे जो बात बोला गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा गया, अशर्करा वर्गीय पुरावृत्ति, जिसको हम लोग जिससे पच्छा शर्करा जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, या मधुसन जिसको ग्लाइकोजन बनाने की जो विधि होती है ना, उसको ग्लूकोवजन कहा जाता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके आगे बात किया गया न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक होते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान क्षेत्र जो है कहां पे है, कटक में है। अनुसंधान केंद्र कहां पे है, कटक में। कवक में पेंसिलिन पाया जाता है। कवक में क्या पाया जाता है, कवक में क्या पाया जाता है भाई, तो कहिएगा सर जी कवक में पेंसिलिन पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे संसेक्स जो टिप है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, कवक में संचित भोजन जो होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। फ्रेंड्स से पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि कवक में जो संचित भोजन होते हैं ना वह किस रूप में रहते हैं। ऑप्शन 4 को डाल दिया, भर भर के डाल दिया। अब वहां पे लड़के पढ़े नहीं है तो भैया अभ्यर्थी पढ़े नहीं तो दिक्कत होगा ना, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन याद रख लीजिएगा कि कवक में संचित जो भोजन होते हैं वह ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं। अन्य की बात करेंगे, अन्य तरह के भी प्रश्न जो हुआ था पूछा गया था, जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था तो चीज आपको हम बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आया अन्य, मतलब उससे हटकर, टॉपिक से हटकर जैसे प्रश्न होता है जो बात करेंगे खेलकूद से रिलेटेड हो गया, फेस्टिवल से हो गया, दिवस हो गया, तो उसी तरह से ये प्रश्न पूछा गया था कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा ना। आगे देखिए, इसके बाद अगला एक और प्रश्न पूछा गया था, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। तो यानी बात करेंगे हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। ओके, इसके बाद बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी परीक्षा जो 1992 में हुआ था, इसके अंतर्गत जो जो प्रश्न पूछा गया था, जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास पहला पूछा गया था। बिंदुसार जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे। क्या थे भाई, बिंदुसार जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, टिप की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। ठीक है, 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। याद रखना होगा फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। ठीक है, यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस ये पॉइंट्स है और इसे ध्यान रख लीजिएगा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और अगला जो पॉइंट्स पूछा गया था कि यूनानी राजदूत डायमेकस, डायमेकस जो है इसके दरबार में आया था। यूनानी राजदूत है डायमेकस के दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके आगे बात करेंगे जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। एक क्या पूछा गया था, बाबर नामा के लेखक बाबर था। बाबर नामा के लेखक बाबर था। और टिप की बात करते हैं, टिप जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। टिप के मतलब यहाँ पे लिखने का मतलब भाई है कि जो यहाँ पे बाबर से रिलेटेड जो आ गया, तो बाबर से रिलेटेड मतलब यहाँ पे कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन आप लोग को बता दिया गया कि ऐसे ऐसे प्रश्न आने की आगे वाले जो एग्जाम है ना उसमें आ सकते हैं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुगल वंश है ना, मुगल वंश से रिलेटेड कौन है, तो बाबर है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक है, और इब्राहिम लोधी को, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी को क्या किया था, बाबर ने पराजित कर दिया था। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में देखेंगे कि बहादुर शाह द्वितीय जो है ना, ये अंतिम मुगल सम्राट के रूप में इसको जाना जाता है। पूछा जाता है प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन है भाई, अंतिम मुगल सम्राट कौन है, तो बहादुर शाह द्वितीय है। इसके बाद बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। टिप की बात करेंगे, यहीं पे जो महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ टिप है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। फ्रेंड्स ये तो हम लोग को अच्छे से पता है ना कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर, यहाँ पे ग्वालियर होगा, गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा भी दिए थे। करो या मरो किसके द्वारा दिया गया था, तो करो या मरो जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था भाई, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था, जो भौतिकी भूगोल से रिलेटेड पूरा
ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। थोड़ा सा कुछ बोलने में दिक्कत हो रहा है भाई, ठीक है, तभी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। शुक्र माफ कीजिएगा, शुक्र जो है ना, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। यानी शुक्र जो है, शुक्र को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सौंदर्य की देवी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा को बोला जाता है। भारत का भूगोल से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया था, झेलम नदी, झेलम नदी जो है तुलबुल परियोजना स्थित है। झेलम नदी पर माफ कीजिएगा, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। यानी तुलबुल परियोजना कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे भाई, तो तुलबुल परियोजना कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर है। झेलम नदी कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा इतना कुछ। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे टिप की बात किया है। यहाँ पे टिप जो बात किया है, झेलम नदी, झेलम नदी जो है ये झेलम नदी जो है कश्मीर में बहने वाली नदी है, ठीक है, और तुलबुल परियोजना कश्मीर में ही स्थित है, जो चीज अभी आप लोग को हम बताए हैं। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया था ना, राज्य व्यवस्था और उससे संविधान से रिलेटेड, जनगणना से पूछा गया था, संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। और भारतीय संविधान जो है भारत को राज्यों का संघ के रूप में इसको वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान को भारत के राज्यों का संघ के रूप में वर्णन किया गया, ठीक है। भौतिकी विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, यानी उल्टा भी कह सकते हैं, प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है दूरी होता है। राशियों की कुल संख्या 12 है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। बात करेंगे फ्रेंड्स, सिनेमा का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था, तो निकोलस और जीन के द्वारा किया गया था। इसके बाद केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। यानी फ्रेंड्स बहुत अच्छा सा ये चीज जानकारी है कि ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो प्रक्रिया होती है, घटना होती है, उसमें ध्वनि का हम संचरण बोलते हैं। और ध्वनि जो माध्यम है ना, ये तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यस्तता की आवश्यकता होती है। तो ये जो पॉइंट दिया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, देख सकते हैं ना, यहाँ पे कलर किया गया है, तो भाई ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ओके। अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यक्षता आवश्यक होती है। इसके आगे बात करेंगे जीव विज्ञान, जो माफ करेंगे बायोलॉजी से। विटामिन डी मछलियों के एक यकृत तिल होते में पाया जाता है। विटामिन जो होता है मछलियों के यकृत तिल में पाया जाता है। प्रोटीन की बात करेंगे, मूल रूप से एंजाइम होते हैं। पूछा जाता है प्रोटीन यहाँ पे, तो प्रोटीन जो है मूल रूप से एंजाइम होते हैं फ्रेंड, ठीक है। और विटामिन जो मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। अन्य से रिलेटेड प्रश्न आया था, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। और पटाखा ये जो है मकाऊ की मुद्रा को बोला जाता है। पटाखा जो है, पटाखा मकाऊ की मुद्रा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाई यही चीज आप लोगों के लिए दो जो आज जोन से रिलेटेड आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर कराए, जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इसके आगे और आप लोग को वीडियो मिलेगा, डेली मिल जाएगा इसी तरह का, ठीक है। कम से कम आप लोग को 2021 तक हम आप लोग को कराने वाले हैं। तो ये आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और भी भाई लोगों के साथ कि उनको भी पढ़ने में किसी तरह का दिक्कत ना हो भाई। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।